क्विक रिकैप ले लेते हैं, हमने अभी तक पढ़ा क्या है, क्विक रिकैप, ठीक है। उसके बाद फिर हम फटाफट से क्विकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। Which enzyme is responsible for replication? DNA dependent DNA polymerase, ठीक है। Which enzyme is responsible for opening up of 2 DNA strands? DNA ligase. ओए लाइगेज कौन था? फेविकोल, ठीक है। तो लाइगेज कौन है? फेविकोल ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड सिजर कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए तोड़ना हो तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जोड़ना हो तो लाइगेज, ठीक है। डीएनए को रेप्लिकेट कराना हो तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को खोलना हो तो हेलिकेज या फिर टोक्यो आइसोमरेज, ठीक है, कोई भी। हाँ, और कौन डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है? हाँ, अरे हाई टू लो, हाई टू लो। आपकी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही कौन सी ओरिएंटेशन में होते हैं? हाई टू लो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सारी स्पॉन्टेनियस सेक्शन कहाँ होती है? हाई टू। तो ये याद करने का तरीका है। और अल्लाह पेपर में लिखा हो रेप्लिकेशन अकर्स हाई टू लो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे लिख कर आना। हाई टू लो 1 में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पेपर। आई बात समझ? यस, ये आपने लिख दिया। इसके बाद क्या आता है आप लोगों का? रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है? वो स्ट्रैंड जहाँ से वो डीएनए स्ट्रैंड खुलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया। अच्छा, व्हिच स्ट्रैंड एक्ट एज अ या ऑन व्हिच स्ट्रैंड रेप्लिकेशन अगर कंटीन्यूअसली? हाँ, जिसकी ओरिएंटेशन क्या होती है? 3 to 5, उधर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। और जिसकी 5 to 3 होती है डिसकंटिन्यूअस। भाई जिसका सेम ओरिएंटेशन होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस, और जिसका अपोजिट होगा उसमें कॉन्टिन्यूअस। और जहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है उसको और भी क्या बोलते हैं? लैगिंग। उसे और क्या बोलते हैं? लैगिंग, क्योंकि वो पीछे रह जाता है ना। और लीडिंग कौन सा होता है? जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन ज्वाइन करता है लेटर ऑन? डीएनए लाइगेज। कौन ज्वाइन करता है? डीएनए लाइगेज। कैन आई सी एनसीईआरटी? क्योंकि नई वाली है, नई वाली है, ठीक है। एक बार देख लो, इन लिविंग सेल्स सच एज इकोलाई। इकोलाई बोले तो हमारा पहला दोस्त कौन है? एस्चेरिचिया कोलाई। अबे इकोलाई के नीचे एस्चेरिचिया कौन लिखता है यार? ना लाया वो कोलाई लिखना भूल गई थी। और पूरा लिखो ना। बच्चे पता है जब हम फर्स्ट टाइम अपने टेक्स्ट में कभी भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एस्चेरिचिया कोलाई। I hope you all know that first alphabet is capital for genus and first alphabet is small for species। और इनको अंडरलाइन किया जाता है, किसी ने भी अंडरलाइन नहीं किया था। अब आप बोलोगे हम इकोलाई लिखें या एस्चेरिचिया कोलाई लिखें, ठीक है। जब कभी भी आप अपने टेक्स्ट में फर्स्ट टाइम मेंशन करते हो, मान लो आपके पूरे पेपर में फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ है, तो इकोलाई कराओगे या एस्चेरिचिया कोलाई? उसको नेक्स्ट टाइम जब मेंशन करोगे तो यू कैन राइट इकोलाई। ये रूल होता है, बहुत जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है। एंड बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, अगर आप साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? यार लो तुम पहले, पढ़ाई तो हम कल परसों भी कर लेंगे या फिर शायद 2024 में भी कर लेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन कभी एक से नहीं करते, सेपरेटली अंडरलाइन करते। आई बात समझ में? In living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalysts. Catalyst क्या है बच्चे आपके? Enzymes. Enzymes का दूसरा नाम क्या होता है? Biocatalyst.
The main enzyme is DNA dependent DNA polymerase, क्योंकि ये DNA को देखते हुए किसको पॉलीमराइज करता है? DNA dependent DNA polymerase. Since it uses DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides, these enzymes are highly efficient. मैंने आपको बताया था ये बहुत ज़्यादा efficient होते हैं as they have to catalyze large number of nucleotides in a very short period of time. आपको पता है E. coli has only, इन्होंने लिखा है E. coli has only 4.6 into 10⁻⁶ base pairs compared to human beings जिसमें कितने होता है 6.6 into 10⁻⁹ which is a diploid content. बच्चे कहीं पर भी अच्छा यहाँ पर देखो you can make a difference in your answer. जहाँ पर भी आप मेंशन कर रहे हो 3.3 into 10⁻⁹ वहाँ पे लिख देना within bracket haploid DNA content. जहाँ पर भी आप मेंशन कर रहे हो 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट, ठीक है? डिप्लॉयड और इन्होंने लिखा है बूस्ट डिप्लॉयड कंटेंट इज, देखो आपके टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट इज 6.6 into 10⁻⁹ अच्छा यहाँ पर इन्होंने डिप्लॉयड की क्यों बात करी? क्योंकि बच्चे हमारे सेल में तो दो ही होते हैं ना, ठीक है, इसलिए इन्होंने डिप्लॉयड की बात करी. Completes the process of replication in 18 minutes. कितने में कर लेता है? 18 minutes में, ठीक है? Which means that it has to add approximately 2000 base pair in a second. सोचो, यहाँ आप सोचना शुरू करोगे वहाँ पे 2000 base pair जुड़ गए. रही बात? हाँ? रुकते हैं, लेकिन बॉडी फिर से सिंथेसाइज कर लेगी. बॉडी फिर से पॉलीमरेज एंजाइम है क्या? प्रोटीन किससे बना? आरएनए से. आरएनए से क्या बना? डीएनए से बना. आरएनए से प्रोटीन तो हम फिर से बना लेंगे. जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं क्या वो हम खत्म होने देते हैं? नहीं खत्म होने देते ना, ठीक है? अब आप लोग ये सोचो, क्या आप कभी मोबाइल फोन का रिचार्ज खत्म होने देते हो? इम्पोर्टेंट है भाई. पहले पता है मैं घर में दाल चावल बोलने वाली थी, मैंने कहा ना मारो गोली, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? डेटा. इसीलिए बेटा पेपर नहीं निकलेगा, पढ़ लो. समझ में आई बात? हाँ, तो सबसे इसी तरीके से हमारी बॉडी डीएनए पॉलीमरेज हमारी बॉडी में कभी खत्म होने नहीं. और बच्चे एक और बात याद रखना, चलो आप लोगों को कल बताऊंगी नीट वाली क्लास में, ठीक है? कल हमारी नीट वाली क्लास होगी ना? Yes. हाँ? Are you ready for that? Yes. इसी प्रमोशन. इस बार हम करने वाले हैं नीट की क्लास. तो चलिए उससे फायदा क्या होगा? सब्सक्राइब करिए. आप लोग देखने वाले वीडियो खैर छोड़ो. मैं क्या बता रही लाइव क्लास कर लो. हाँ? YouTube पे लाइव क्लास कर लो. सुबह 8 बजे बड़ा ना कोई उठ कर आ जाएगा. अरे दी पढ़ने वाले बच्चे उठते हैं. दीदी के टोटल व्यूज तो 50. I will see you tomorrow. नहीं वैसे उसने पहले ही बोल दिया पढ़ने वाले उठ जाते हैं, मैं नहीं उठता. ओके, ठीक है, क्या बता रही थी? हाँ, तो कल मैं आपको बताऊंगी ये वाली बात डिटेल में कि आपकी जो बच्चे सेल साइकिल होती है ना, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है. डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है. आपको याद है 4 फेजेस होते हैं, G1 S G2 M, और आपका रेप्लिकेशन सिर्फ इस फेज में होता है. सिर्फ सिंथेसिस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप देख सकते हो कैसे बायोलॉजी लिंक्ड है. तो इट इज अ वेरी नाइस थिंग. कल हमें सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ना है और आज हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं. वाओ. हाँ, छोटे माने का सोचना तो गलती से भी नहीं, ठीक है? अभी मैं ध्यान दो, प्लीज 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 ध्यान दो इधर, ठीक है? G1 S G2 M. अब इधर क्या होने वाला है? G1 क्या है? G1 G2 क्या है? जीवन क्या है? हाँ? बच्चे आप लोग के जीवन की बात नहीं कर रहे. हमारा जीवन तो खराब है. इसके जीवन की बात करते हैं. क्लास प्लीज अब सुनो. जीवन आपका गैप 1 है. क्या है? गैप 1. ये गैप 1 फेज जो है ये पूरा इंश्योर करता है
जितना भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको चाहिए उतना हमारे पास अवेलेबल हो। और अगर इसके पास अवेलेबल नहीं होगा, मान लो अगर स्कार्सिटी है, स्ट्रेस होता है ना, ठीक है, तो आपका सिंथेसिस फेज भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आपका गैप वन फेज ऑलरेडी ये इंश्योर कर लेता है कि जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इधर आ जाओ बच्चे, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। नॉट ओनली, अच्छा, it polymerize this polymerase need to be very fast, it need to be very fast, उसके साथ साथ accurate। एंड एक बार क्या करना है, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, it will result into mutations. Furthermore, energetically replication is very expensive process. Deoxyribonucleotide triphosphates serve dual purpose. बच्चे, आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये दो पर्पस सॉल्व करते हैं। पहली बात, इनमें फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है और वो एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। So ये हो गया dual purpose. In addition to acting as a substrate, they provide energy for the polymerization. ठीक है, ओके। इसीलिए बच्चे जो आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? अच्छे से आपने सुना होगा, आपको पता है? ओके, वन मोर थिंग, ये डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग एक मशीन में भी करवा पाते हैं। उस मशीन को हम बोलते हैं पीसीआर। क्या बोलते हैं? पीसीआर। आरटीपीसीआर सुना ना? दैट पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वहां पर आपको ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स देने पड़ते हैं, और हम ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स कैसे देते हैं? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीपी। एटीपी क्या है बच्चे? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जैसे आपका एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऐसे ही जीटीपी भी कराता है, ऐसे ही सीटीपी भी कराता है, और ऐसे ही टीटीपी भी कराता है। ये बात समझ में आई? अगर आप लोगों में से किसी का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत कॉमन हो जाएंगी। एंड सीरियसली इट इज अ वेरी नाइस फील्ड, लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है? मैं सोच रहा था पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा अगर इस फील्ड में आओगे। पानी दे दे, पैसा तो नहीं दे सकते। चलो ओके, ये बात समझ में आई? इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो बच्चे रेप्लिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है? ओके, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. For long molecule of DNA, two strands cannot get separated entire length. बच्चे एक बात बताओ, अगर आपको बहुत लंबा डीएनए है तो क्या सारा का सारा डीएनए एक बार में खोल के बैठ जाओगे? उसको कुछ प्लेसेस पे खोला जाता है। अच्छा, जहाँ से डीएनए ओपन होता है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी भी बोलते हैं उसे, ठीक है? So for long molecule of DNA, okay, DNA cannot be separated entire length. The replication occur in the small opening. तो small opening of the DNA helix को क्या बोलते हैं हम? Replication fork. DNA dependent DNA polymerase catalyze only in one direction, 5 prime to 3 prime, and it creates some additional complication while replicating fork, ठीक है? Consequently, one strand having polarity 3 prime to 5 prime, ठीक है, उसमें replication कैसा होता है? चलो भाई रीस्टार्ट, ठीक है? तो अरे भाई यार, ये तो हमने करा था, क्या करा?
कुछ करा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसकी ओरिएंटेशन क्या होगा 3 to 5, तो यहाँ पे ये कैसे सिंथेसिस करेगा कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बच्चे जिसकी पोलैरिटी सेम होती है उसमें सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होती है, जिसके अपोजिट होती है उसमें कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके करेगा ना, ऐसे ऐसे करके, है ना। अरे बताओ आई बात समझ में। और लेटर ऑन दीज निक्स आर जॉइंड टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज का हमने पढ़ाई था क्या है ये, व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पैसे नहीं मिलते इसमें। Molecular biology is that deals with your DNA and RNA. ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई, ग्रेट। आगे क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज वेल अंडरस्टूड। ठीक है, इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। एस फेज में होता है the DNA replication and cell cycle should be highly coordinated। ये दोनों काफी, अब देखो मजे की बात ये है कि आज क्या कर रहे हैं रेप्लिकेशन, कल क्या करेंगे सेल साइकिल, और हमें दोनों को हाईली रेगुलेटेड रखना है। ठीक है, these two classes should be very coordinated। A failure in cell division after DNA replication occurs will lead to polyploidy or chromosomal anomaly। ठीक है, you will learn about this in नेचर ऑफ ओरिजिन एंड ये सब पढ़ लोगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक समझ में आ गई, किसको समझ में नहीं आई बता दो यार। ट्रांसक्रिप्शन बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन है आपका जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, तब हम उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जितना आसान डीएनए रेप्लिकेशन था उतना आसान ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। आप बोलोगे ओह माय गॉड रेप्लिकेशन आसान था, हाँ हाँ। ठीक है, पहली बात जो रेप्लिकेशन होता है वो होल जीनोम का होता है। रेप्लिकेशन किसका होता है, होल जीनोम का होता है। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, होल जीनोम। ट्रांसक्रिप्शन होल, अरे पूरे डीएनए का नहीं होता, पूरे डीएनए का नहीं होता। जैसे मान लो अगर आपका ये डीएनए है, जैसे मान लो अगर ये आपका डीएनए है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, सिर्फ यहाँ का ट्रांसक्रिप्शन। जिस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम जीन बोलते हैं, उसे हम जीन बोलते हैं। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक है, क्या ये स्पेसिफिक है कि यहीं पे होगा? नहीं। पूरे, हाँ सिर्फ यहीं पे होगा ना, पूरे जीनोम का नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर जगह ही होता है। आपके जीन्स होते हैं, आपको पता है, आपको मालूम है हमारे पास कितना डीएनए कंटेंट है, 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स। क्या लिखूं ब्रैकेट में, डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट, डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट। ठीक है, आपको पता है अगर मैं इसको 100% जीनोम मानती हूँ तो आरएनए सिर्फ कितनों का बनता है, ओनली 2%। यानी कि योर 90% ऑफ द डीएनए नेवर मेक्स आरएनए। 98% ले लो यार, ठीक है, 98% ऑफ द डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपको किसी को बोलना है कि अच्छा ओके, जैसे मान लो मैं बाहर चली गई यहाँ पे, ओके, और मैंने यहाँ पर एक सुपारी दी, ठीक है,
सपाटी होता है ना, ठीक है, कि यहाँ पे सारे बच्चे जो है सबको मार दो गोली, ठीक है, गोली वाली सुपर गोली वाली, हाँ ठीक है, सबको गोली मार दो। तो अगर मुझे ये बताना है कि सबको मार दो, तो मुझे उसे सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देनी है। क्या इंस्ट्रक्शन देनी है? सबको मार दो, राइट। लेकिन अगर मुझे ये बोलना है ओम को मार कि पहले जाना, एक टेस्ट लेना, फिर उसके बाद जिसमें से किसके कम नंबर आएंगे तो सिर्फ उन्हीं को गोली मारना, तो कौन सा आसान प्रोसेस है? सबको वाला या फिर स्पेसिफाई करना? सबको वाला आसान, ठीक है, क्योंकि जहां पर बच्चे प्लीज, जहां पर चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ जाती हैं, जहां पर भी चीजें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ जाती हैं, वहां पर होता क्या है कि आपको पूरा वेल डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मेरे को इस रीजन और इस मुझे अपने एंजाइम को जाके बताना पड़ेगा ना कि इधर नहीं जाना, सिर्फ इधर जाना है, यानी कि इधर कुछ स्पेशल होगा, इधर कुछ स्पेशल होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक बात समझना, एक तो ये वाली बात हो गई that only 2% of the DNA is transcriptionally active. Only 2% of the DNA is transcriptionally active and both strands of DNA are not converted या फिर both strands of DNA are not act as template या used for, no, are not used to polymerize RNA। दोनों स्ट्रैंड्स हम कभी भी पॉलीमराइजेशन के लिए यूज नहीं करते, या तो ऊपर वाला डीएनए स्ट्रैंड यूज होता है या फिर नीचे वाला। अब यहाँ पर रीजन आता है क्यों ऐसा क्यों होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी, अच्छा हाँ, यस, द करेक्ट टर्म इज कॉपी। बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड टू आरएनए, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट copied to RNA, ठीक है। Why? क्यों नहीं होता कॉपी बच्चे, ये क्यों नहीं होता? अब यहाँ पे रीजन है, यहाँ पर रीजन है। अगर दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होंगे, ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों स्ट्रैंड्स आइडेंटिकल है या कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री का आइडेंटिकल होना जरूरी होता है क्या? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री का आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं होता। तो अगर दोनों ने कोड किया या फिर दोनों ने आरएनए बनाया, तो क्या वो दोनों आरएनए सेम प्रोटीन को टारगेट करेंगे या अलग अलग प्रोटीन को? अलग, क्योंकि दोनों में इंफॉर्मेशन अलग अलग है, दोनों में इंफॉर्मेशन अलग अलग है, तो क्या दोनों सेम प्रोटीन बनाएंगे? नहीं, दोनों सेम प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो एक ही जगह से आपके दो अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं, इससे आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, इसीलिए दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते। हालांकि बहुत ही वाहियात रीजन है, क्योंकि अगर होता भी तो तुम क्या ही कर लेते, अगर ऐसा होता भी तो हम क्या ही कर लेते, लेकिन रीजन यही है, यही बोला जाता है कि एक सेगमेंट आपकी दो प्रोटीन को कोड नहीं करता, इसीलिए आपके दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी कॉपी नहीं होते। दूसरा रीजन क्या है जो कि वैलिड है, दूसरा रीजन मेक्स मोर सेंस। मान लो अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रैंड से भी आरएनए बनाऊं, प्लीज ध्यान देना, अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रैंड से भी आरएनए बनाऊं और नीचे वाले स्ट्रैंड से भी आरएनए बनाऊं, क्या दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो दोनों क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नहीं समझ में आ रहा? किस किस को नहीं आ रहा समझ में? हाय राम,
ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अच्छा चलो ओके, इस बात को हम लोग दोबारा से समझते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपके पास डीएनए है, प्लीज ध्यान दो। ओए, ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है और ये भी आपका डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स है। ये क्या है? दोनों 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ये है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम। अच्छा, दोनों में से कोई सा भी स्ट्रैंड हो सकता है, लेकिन होगा सिर्फ एक। समझ रहे हो? ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है, लेकिन होगा सिर्फ एक। ठीक है, अब मान लो ये है आपका A C T A G C T A T, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखिए क्या बनेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो आएगा इधर, ये क्या आ जाएगा? T। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा इधर? G। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया? A। इसका क्या आ गया? कैपिटल T, कैपिटल T, सॉरी C। इसका क्या आएगा? G ठीक है, जादू लग रहा आपको। ओके ठीक है, अब ये डॉट्स बनाने के पीछे ये था कि मतलब ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। आपको डॉट्स का और कोई मतलब नहीं है। कोई सोच मत लेना है बोर्ड बनाया है मैंने और यहाँ पे लगा डॉट्स लगाते रखे और यहाँ मैं ओ भाई साहब ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब इस ये स्ट्रैंड ने मान, अच्छा ये दोनों स्ट्रैंड अगर मैं पढ़ूं तो क्या दोनों सेम है? नहीं। ठीक है, अब देखो इसका जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा? ए के साथ क्या आएगा? यू। आरएनए है, आरएनए है। यस गलत बात मत करो। ए के साथ यू, सी जी ए यू सी जी ए यू ओके। अब देखो डी के साथ ए सी ए जी सी यू ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ए यू आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है? जीसी कॉम्प्लीमेंट्री है, Yes. ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। Yes. तो क्या ये जो दोनों आरएनए के स्ट्रैंड्स बने, क्या ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं? Yes. तो क्या ये आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा? Yes. और क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेवर कोड्स फॉर प्रोटीन, ये कभी प्रोटीन नहीं बनाता। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेवर कोड्स फॉर प्रोटीन, ये कभी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। एंड सिंस इट विल नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड दैट्स व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब बताओ ये ज्यादा जस्टिफाइबल लग रहा है? मेरे को ना ये रीजन ज्यादा जस्टिफाइबल लगता है रादर देन कि वो कॉम्प्लिकेट कर देगा सिचुएशन। मान लो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हमने क्या ही करना था। आएगा समझ में? एक बार इसे नोट आउट, और ये आपको सीक्वेंस बेसिस पे समझाया है, ठीक है।